एमवीसी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम आरटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज आरटी के इससे अगले वाले जो प्रश्न हैं वो लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले आरटी के मैंने 2 वीडियो डाले हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि वो दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। और उसमें जो प्रथम वीडियो था उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में आरटी के अध्याय और उनकी धाराओं को कैसे एक सरलतम रूप से अपन याद कर सकें उसके बारे में, फिर 15 प्रश्न मैंने आरटी के विभिन्न प्रश्नों को लेकर और व्याख्यात्मक रूप से उनको लिया है। अब उसी व्याख्यात्मक क्रम को हम जारी रखते हुए आज प्रश्न संख्या 16 में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 16 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? 131वां, 135वां, 140वां या फिर 125वां? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा 135वां। भारत आरटी अधिनियम, आरटी का जो अधिनियम है उस अधिनियम को जब भारत ने 1 अप्रैल 2010 को जब आरटी अधिनियम जब भारत का लागू हुआ पूरे भारत में, तब वो विश्व का 135वां देश बन गया। और विश्व में जो सर्वप्रथम जिसने आरटी अधिनियम अपने देश में लागू किए थे वो देश था नॉर्वे। और इसके साथ में ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। लेकिन उस समय जम्मू और कश्मीर में धारा 370 यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। इस कारण से जम्मू कश्मीर में ये धारा नहीं लगी, जो कि बाद में जब ये 370 है उसको हटाया गया और वो 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और इसमें फिर जम्मू कश्मीर के में भी 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो उन सभी क्षेत्रों में यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। और इससे पहले वो था 1 अप्रैल 2010। और इसमें नॉर्वे है जो विश्व का प्रथम देश है जिसने आरटी अधिनियम को लागू किया था। इस प्रकार से हमारा ये पहला 16वां प्रश्न पूरा हुआ। और इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है कि अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन के बाद में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? जैसा कि मित्रों, इस अनुच्छेद 45 के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि ये अनुच्छेद 45 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और हमारा जब संविधान लागू हुआ तब उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 6 से और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को संविधान लागू होने के आरंभिक 10 वर्षों के भीतर उनको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वो प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन तब ये लागू नहीं हो सका और इसी कारण से 86वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि ECCE अर्थात आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा का ये जो है इसमें प्रावधान किया गया था। मतलब इसमें बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं जब स्कूल आ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल और शिक्षा दोनों पर जोर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 45 में जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या आ जाता है 18वां। 18वें में है कि ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें है कि एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका अर्थ जो ECC का वो पूरा अर्थ यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल, केयर का मतलब देखभाल हो गया, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। और जो विद्यालय पूर्व की है, जो आरंभिक जो बाल्य अवस्था है, उस आरंभिक बाल्य अवस्था में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा दी जाए उसके बारे में ये इस
अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है और बाद में इसको मूल अधिकार भी बना दिया गया था, जिससे अब प्रत्येक बच्चे का ये मौलिक अधिकार हो गया है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये जो शिक्षा होगी वो कैसी शिक्षा होगी? वो शिक्षा होगी प्रारंभिक शिक्षा। और इस प्रारंभिक का मतलब यहाँ है, या प्रारंभिक कहिए, प्रारंभिक नहीं, इसको प्राथमिक शिक्षा आपको होगी। और ये प्राथमिक जो शिक्षा है वो कक्षा 1 से लेकर और 8 तक की होगी। यानी कि अब प्रत्येक वो बच्चा जिसने जन्म लिया उसको कक्षा 1 से और 8 तक उसके स्वास्थ्य की देखभाल और उसके दोनों कार्य, तो ये ईसीसी में ये व्यवस्था की गई है, जो कि इस विद्या जो शिक्षा को अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। एक इसमें काम की चीज़ ये है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक की जो ये शिक्षा है, इस शिक्षा को हमारा जो आरटी अधिनियम है, उस आरटी अधिनियम में इसके लिए प्राथमिक शिक्षा ही नाम आया है। इसके लिए कोई अलग से प्राथमिक या उच्च प्राथमिक वो इस आरटी अधिनियम के में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। जैसे व्यवहारिक रूप से हम जब कहते हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और कक्षा 6 से 8 तक इस शिक्षा को हम उच्च प्राथमिक कहते हैं। लेकिन इस आरटी अधिनियम में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कक्षा 1 से 8 तक इन सभी को प्राथमिक शिक्षा ही आरटी अधिनियम में कहा गया है। अब प्रश्न संख्या आ जाता है 19। आरटी एक्ट 2009 में वर्ष 2012 के संशोधन के द्वारा धारा 1 में कौन सी उपधाराएं जोड़ी गई? यानी कि जो आरटी एक्ट है, उस आरटी एक्ट का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था कब? 2012 में। अब सीधी बात है कि जब ये आरटी एक्ट में पहला संशोधन हो रहा है, तो पहला संशोधन हो रहा है तो प्रथम से आप गिनती शुरू कीजिए। यानी कि धारा 1, धारा 2, धारा 3, और उसके बाद में आप सीधे आ जाइए 21, 22, और उसके बाद में उसके बाद में धारा 39 जो नई धारा जोड़ी गई है वो भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इन सभी के अंदर धारा 1, 2, 3, उसके बाद में 21, 22, और उसके बाद में ये 25 और 39, इन सभी 39 तो नई धारा जोड़ी गई है, और इन सभी के अंदर यानी 1, 2, 3, 21, 22 और 25 में क्या किया गया है? संशोधन करके इसमें ये धाराएं जो है जोड़ी गई है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आरटी एक्ट बना कब? 2009 में, और ये 2009 में ये बन चुका था। उसके लिए अगर आपको इस शॉर्ट रूप में अगर कुछ याद करना है तो हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है आरएलपी वो याद रख देना। ये आर से हो जाएगा राज्यसभा, एल से हो जाएगा लोकसभा, और पी से हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पास में इसको मंजूरी कब मिली। तो ये यहाँ से ये 20 जुलाई हो जाएगा, 20 जुलाई 2009। और एल यानी लोकसभा के अंदर वैसे कितने शब्द होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ये 4 और 4 का दुगना कितना हो गया? 8, और 8 के आगे बड़ा अंक क्या होगा? 9 होगा। यानी कि 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा से पारित हुआ, और उसके बाद में आ जाता प्रेसिडेंट के बाद में पास में, यहाँ से वो प्रेसिडेंट की भी पास में पारित हो गया 26 तारीख को, और आगे 27 अगस्त को जो आरटी एक्ट था वो गजट नोटिफिकेशन में इसका गजट नोटिफिकेशन वो जारी हो गया था। लेकिन पूरे भारत में वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस प्रकार से ये हमारा आरटी एक्ट 19वां, और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित रूप से मैं ये बताऊं कि ये अपना जो पहला अध्याय है, यानी कि इस पहले अध्याय का नाम क्या है? क्योंकि ये देखो धारा 1 से शुरू हो रही है, तो अगर इस पहले अध्याय का नाम अगर है तो ये देखो प्रथम, पहले को अपन क्या कहते हैं? प्रथम कहते हैं। तो ये तो प्रथम तो अध्याय हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए इस प्रथम अध्याय का नाम क्या है, तो इसका नाम होगा प्रारंभिक। क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रारंभिक। अगर आपको याद करना है तो इसमें देखो ये प्रथम
और प्रारंभिक का भी अर्थ क्या होता है, ये प्रथम ही होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर इसका नाम याद करना पहले अध्याय का, तो वो प्रारंभिक, और तो प्रथम अध्याय है इसका इससे रिलेशन बैठ रहा है। तो ये आप इसको थोड़ा सरलतम रूप से याद कर सकते हो। इसके बाद में अब इसके अंदर धाराएं कितनी, तो देखो अध्याय है 1, तो 1 के आगे वाली संख्या कितनी हुई, 2, अर्थात इसके अंदर 2 धाराएं होंगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये धारा 1 में ही ये 4 और 5 ये उपधाराएं इसके अंदर जोड़ी गई है। अब इसके अंदर जैसे कि इसमें क्या कौन कौन सा है, तो सर्वप्रथम तो हमारा यही होता है कि धारा 1 में क्या है। तो धारा 1 में ये एक अधिनियम का नाम है। ये आरटी एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इस आरटी एक्ट का जो धारा 1 है उसके अंदर इसका आरटी एक्ट का क्या है, नाम है। और नाम किसका है, आरटी एक्ट का है। इसके बाद में आ जाता है धारा 2, और धारा 2 में कि ये जो आरटी एक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू ये जो एजुकेशन बिल है वह वर्ष 2009, तो ये इसका जो विस्तार है वो कितना किसी एक राज्य तक है या संपूर्ण भारत में है, उसके बारे में ये विस्तार बताया गया। तो इसमें हमें विस्तार हमें ध्यान है कि इसमें जब ये लागू हुआ 1 अप्रैल को, तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर और संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। तो ये इसका विस्तार हो गया। फिर इसमें ये 3 धाराएँ जो 4, 5 और जैसे 3 में भी संशोधन हुआ है, और 4 और 5 उपधारा जोड़ी गई है। अब जैसे कि उपधारा जो 4 जोड़ी गई है उसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर जो धारा 1 में 1 के अंदर क्या हो गया, क्या संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो उपधारा 4 और 5 जोड़ी गई है, तो इसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर किसके अंदर जो धारा 1 का जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद हैं 29 और 30, इन अनुच्छेदों के तहत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद में इसमें एक और उपधारा जोड़ी गई है, वो है 5। उसमें ये कहा गया कि ये जो अनुच्छेद 29 और 30 है, ये जो 3 संस्थाएं हैं, उन 3 संस्थाओं को छोड़कर ये जो अनुच्छेद है 29 और 30 की पालना इस अधिनियम बाल एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है उसके लिए होगा। लेकिन 3 संस्थाएं कौन सी, एक तो मदरसा, और एक जो वैदिक संस्थाएं हैं जो जहाँ पर वैदिक पढ़ाई करवाई जाती है, वैदिक संस्थाएं, और तीसरी वो जो धर्म से संबंधित जो धार्मिक शिक्षा जो प्रदान करने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इन तीनों को छोड़कर तीसरी कौन सी हो गई, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएं। तो ये जो अनुच्छेद 29 और 30 की पालना इन तीनों संस्थाओं में नहीं होगी। अर्थात अगर मदरसे में पढ़ाई हो रही है या फिर वैदिक संस्थाओं में या फिर धार्मिक शिक्षा से संबंधित कोई अगर शिक्षा संस्थान है, तो उसके अंदर ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाड़मेर में चौहटन का एक गोमरख धाम है, वहाँ पर इस सत्र में यहाँ पर एक वैदिक संस्था जो है, जो वैदिक कर्मकांड से संबंधित एजुकेशन देने के लिए एक वहाँ पर विद्यालय की स्थापना हुई है। जो ऐसी संस्थाएं हैं जो इस अधिनियम से अलग हैं। अब आते हम प्रश्न संख्या 20 पर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार धारा 1(4) में क्या प्रावधान है। इसमें है कि यह अधिनियम केवल प्राथमिक विद्यालयों पर लागू होगा, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहेगा, यह अधिनियम उच्च शिक्षा से संबंधित है, या यह अधिनियम केवल निजी स्कूलों पर लागू होता है। तो आरटी एक्ट की धारा 1(4) में ये जो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो अनिवार्य बाल और शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो प्रदान की जाएगी। और लेकिन 29 और 30 के तहत 3 संस्थाएं, ये सवाल कभी बन सकता है
कि ये जो अनुच्छेद हैं वो ऐसी कौन सी 3 संस्थाएं हैं जिनको जो 29 और 30 की पालना जहाँ पर नहीं की जाती है। तो उसके अंदर आपकी 3 आएगी। एक आएगा मदरसा, दूसरा आएगा वैदिक संस्थाएं, और तीसरी आएगी इसके अंदर धार्मिक शिक्षा जो देने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो, उनके अंदर अनुच्छेद 29 और 30 की पालना नहीं होगी। और इस प्रकार से हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। इसमें है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार इस अधिनियम का प्रारंभिक विस्तार कहाँ तक था। देखिए, आरटी एक्ट 2009 इसकी धारा पहली प्रथम, तो उसके अंदर तो नाम था कि ये जो आरटी एक्ट है उसका पूरा नाम क्या है हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद में फिर आती है धारा 2। अब ये धारा 2 कहती है कि इस अधिनियम का प्रारंभिक विस्तार कहाँ तक था। इस अधिनियम का जो प्रारंभिक विस्तार है वो कहाँ तक था, तो ये संपूर्ण भारत पर, या फिर केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर, या फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या फिर केवल राज्य सरकारों तक। तो इसका जो प्रारंभिक विस्तार था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय क्या थी, धारा 370 था, यानी कि धारा 370 यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। और बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, और फिर वहाँ पर भी ये आरटी एक्ट जो है वहाँ पर भी ये प्रभावी हो गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या आती है 22। आरटी एक्ट 2009 अब किन प्रदेशों में भी लागू हो गया है। तो अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन क्षेत्रों पर भी ये लागू हो चुका है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट यानी कि अनिवार्य बाल एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। और इस प्रकार से अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। इसमें लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह का बालक में कौन कौन शामिल है। इसमें लिखा हुआ है केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के बालक, या फिर केवल पिछड़ा वर्ग, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, या फिर अन्य अति सूचित समूह। जैसा कि मित्रों, हम जब कभी किसी एग्ज़ाम से संबंधित फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक प्रावधान होता है कि इसमें किनको शिक्षा से संबंधित छूट होगी और किनको इसमें उम्र में छूट होगी। तो ये जो है वो जो उसमें एक जो प्रावधान आता है कि उसमें कौन कौन से वर्ग हैं जिनको ये छूट होगी, तो उसमें हम जो हमारी जो जानकारी में जैसे कि एससी, फिर उसके अंदर एसटी, फिर आ जाता है जिसे कहते हैं ओबीसी, फिर इसके अंदर एक और ओबीसी में एक वर्ग बना एमबीसी, फिर इसके बाद में कुछ और वर्ग हैं जैसे कि असुविधाग्रस्त है, असुविधाग्रस्त, या फिर इनका दूसरा नाम है अलाभित समूह। क्या नाम है? अलाभित समूह। ये जो है इन अलाभित समूहों के बालक, एससी के बालक, एसटी के बालक, ओबीसी के बालक और एमबीसी के बालक, ये जो है इनको असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में शामिल किया गया है। अर्थात इनको जो आरटी एक्ट में जो 2009 के अनुसार इनको जो छूट दी जाएगी, जिसके अंदर इनको अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार उसको प्राप्त की जाएगी। अब ये वैसे एक शब्दावली है, ये एक शब्द है असुविधाग्रस्त समूह। अब ये जो असुविधाग्रस्त समूह है वो किस धारा में आया हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये है अध्याय प्रथम की जो धारा 2 है। अध्याय जो प्रथम है, और प्रथम यानी कि प्रारंभिक, यानी इस अध्याय का नाम क्या हुआ? प्रारंभिक। उसकी जो धारा 2 है उसके अंदर ये शब्दावलियाँ जैसे कि धारा
ये धारा 2, इसके अंदर से 2 शब्द हैं। तो देखिए आप शब्दावली, वैसे शब्द है, आप शब्दावली तो बाद में याद रख सकते हो। तो ये जो शब्दावली यानी कि परिभाषाएं, जो विभिन्न प्रकार की, इसके अंदर 17 परिभाषाएं हैं, जिसमें असुविधाग्रस्त है, और ये जो विभिन्न प्रकार की जो 17 परिभाषाएं हैं वो इस धारा 2 के अंदर है। तो इस धारा 2 भी याद रख सकते हो कि भाई धारा 2 में क्या होगा, शब्दावली, शब्दावली अर्थात परिभाषाएं, ये धारा 2 के अंदर होगी। अब इसके अंदर आता प्रश्न संख्या 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों की जिम्मेदारी किस सरकार की होती है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, या फिर केवल राज्य सरकार, या समुचित सरकार, या फिर स्थानीय निकाय। तो मतलब इसका उत्तर है वो है समुचित सरकार। अब समुचित सरकार ये जो है, इसका अध्याय जो 2 है, उस अध्याय 2 में, कौन सा अध्याय, अध्याय 2 है, उसमें जो परिभाषा के रूप में ये वैसे है। इसके अलावा अध्याय जो 3 है, अब हाँ, ये जैसे कि ये समुचित सरकार, तो ये जैसे कि शब्दावली या परिभाषाएं थी, तो एक तो इसके अंदर भी है ये समुचित सरकार एक परिभाषा के रूप में, किसके रूप में, कि समुचित सरकार कहते किसे हैं, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में आकर अपने देश के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसके बारे में समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं उनकी जो परिभाषा है वो है समुचित सरकार की। तो एक तो समुचित सरकार का उल्लेख इसमें है, यह है धारा 2 के अंदर, और धारा 2 किसके अंदर है, अध्याय प्रथम के अंदर है। और धारा 2 में क्या है, उसके अंदर परिभाषा है, या फिर उनको कह दीजिए शब्दावली। इसके अलावा इस समुचित सरकार का उल्लेख कहाँ है, देखिए मित्रों, अध्याय जो 3 है, अध्याय 3, अब देखिए वैसे इसके अंदर इसका नाम भी क्या 3 है, तो 3 के अंदर 3 संस्थाएं, जो भारत की सर्वोच्च 3 संस्थाएं हैं, जो अपने अपने स्तर पर, जैसे कि सबसे बड़ी संस्था भारत के लेवल की देखी जाए तो कौन होगी, समुचित सरकार होगी। तो एक तो समुचित सरकार, उसके बाद में कौन होगा, समुचित सरकार का जब दायित्व पूरा हो जाता है तो उसके बाद में कौन आ जाता है, जब कोई भी नियम कानून वगैरह बनना है, उस बनाने का कार्य तो किसका हो गया, समुचित सरकार का। अब जब ये कानून वगैरह बन चुका है तो उसको लागू कौन करवाएगा, तो लागू करवाने का काम होता है, वो होते हैं स्थानीय प्राधिकारियों का, जो अपने अपने स्तर पर जो स्थानीय प्राधिकारी या फिर उनको अधिकारी कहिए, वो जो स्थानीय अधिकारी हैं, फिर उस नीति का जो क्रियान्वयन होगा वो सभी किनके द्वारा होगा, इनका होगा। लेकिन इसके बाद में एक और बड़ी संस्था है, और उस संस्था का नाम है माता पिता के कर्तव्य। क्या होंगे, माता पिता। तो देखो यहाँ पहले में आएगा समुचित सरकार के कर्तव्य, फिर स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य, तीसरे में क्या होगा, माता पिता के कर्तव्य। अब देखिए अध्याय 3 है और इसमें 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, पहली समुचित सरकार, दूसरी स्थानीय अधिकारी, और तीसरा माता पिता, और इन सभी के अलग अलग कर्तव्य हैं। स्थानीय अधिकारियों की ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसी व्यवस्था करें जिसके माध्यम से बच्चे स्कूल तक पहुँचे, वो स्कूल में भी ऐसी व्यवस्थाएं रखें जिसके कारण बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हों। और माता पिताओं का यह कर्तव्य है, माता पिता और उसमें संरक्षक भी साथ में आता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये इस आईटी अधिनियम का जो है अध्याय 3 है और उसके बारे में। अब आ गया प्रश्न संख्या 25। इसमें क्या गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है बाल शिक्षा अधिनियम 2009, दूसरे में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर शिक्षा सुधार अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 2009। और इसका उत्तर है
वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये इसका हिंदी में नाम होगा, जो पूर्ण नाम है वो ये इसका है। और अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में यह है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ये अधिनियम किन संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। देखिए, आरटी एक्ट है सरकारी विद्यालयों पर ये लागू होता है, और सरकार से जो सहायता प्राप्त विद्यालय है उन पर भी ये लागू होता है। केंद्रीय विद्यालय उन पर भी ये लागू होता है, क्योंकि ये भी सरकार की सहायता से ही केंद्रीय विद्यालयों का भी स्थापना होती है। तो ऐसे में एक मदरसे, एक जो वैदिक पाठशालाएँ, और तीसरी जो धार्मिक शिक्षा के जो की संस्थाएं हैं, ये जो तीन हैं, इन तीनों का ये जो आरटी एक्ट के जो नियम हैं इसका जो प्रावधान लागू नहीं होता। और ये किसमें है? ये है अध्याय प्रथम था, और अध्याय प्रथम में कौन सा अध्याय? अध्याय प्रथम। और इसमें जो 2012 में जो संशोधन हुआ था वो अध्याय प्रथम की धारा 1 में, किसमें संशोधन हुआ? 1 में। और इसमें जो एक धारा 1 में संशोधन करके उपधारा 5 जोड़ी, उसके अंदर ये उल्लेख है कि इसके अंदर मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और धार्मिक शिक्षा और संस्थाएं, ये तीनों हैं जो अनुच्छेद 29 व 30 के तहत ये इनसे अलग रहेंगी। यानी कि मदरसा भी इससे अलग, वैदिक पाठशालाएँ भी, और धार्मिक शिक्षा संस्थाएं। ये प्रश्न कभी बन सकता है, या तो ये आ सकता है कि मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और धार्मिक शिक्षा संस्थाएं किस अनुच्छेदों के तहत आरटी अधिनियम से बाहर हैं। तो ये इसका ये भी हो सकता है। या फिर यह आए कि जो आरटी एक्ट 2009 की उपधारा धारा 1 की उपधारा 5 में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आरटी एक्ट के अनुच्छेद 29 और 30 से बाहर रखा गया है। तो उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है। अब इस प्रकार से हम पहुँचे हैं प्रश्न संख्या 27 पर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन हैं केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, या फिर विद्यालय के नियंत्रण के अनुसार केंद्र, राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। तो देखिए, ये समुचित सरकार है जिसका आरटी एक्ट की जो धारा 2 है उसमें भी इसका है, शब्दावलियाँ या फिर परिभाषाओं उसमें भी समुचित सरकार का उल्लेख है। और इसके अलावा जो अध्याय इसकी जो धारा अध्याय 3 है, उस अध्याय 3 में भी एक 3 संस्थाएं हैं, उन 3 संस्थाओं का उल्लेख है। उसमें जो पहली संस्था है वो कौन सी है? वो ये समुचित सरकार है। और उसमें दूसरी संस्था कौन सी है? और उसके अंदर है जो स्थानीय जो अधिकारी हैं वो दूसरी संस्था के रूप में हैं। और तीसरी संस्था उसके अंदर कौन है? माता पिता। और इन सभी के, जैसे कि पहले में समुचित सरकार आ गया, तो समुचित सरकार के क्या कर्तव्य होंगे? यानी कि वो अपने जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कैसी प्रदान करे, ऐसी नीति बनाए, ये उनका कर्तव्य हो गया। अब जब ये नीति बन गई तो उस नीति को कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए जिसके कारण बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित हों, तो ये कर्तव्य किनका हो गया? स्थानीय अधिकारियों का। फिर अब इसके बाद में जब ये नीति भी बन गई और उसको लागू करने के लिए अच्छी पहल भी हो गई, तो ऐसे में माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को अनिवार्य रूप से उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो शिक्षा दिलाएं। वो उनका कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य बन चुका है। और बच्चों का ये अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार हो चुका है कि अब वो अगर कोई माता पिता अगर उनको नहीं पढ़ाते हैं तो वो अपने कानून के हक से भी ये जो प्राथमिक शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया प्रश्न संख्या 28।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 8 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसके अंदर ये है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, या फिर एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारण करना, या फिर 14 वर्ष के जो परिपक्व शिक्षा व्यवस्था। देखिए, अब अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना या फिर घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, या फिर इसके अंदर होगा एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या फिर इसका है 14 वर्ष के परिपक्व जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें से कौन सा इसमें नहीं होगा। तो इसमें जो एकेडमिक कैलेंडर है वो उसका जो निर्धारण है वो इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नहीं है। ये जो कार्य होगा वो होगा जो शैक्षिक अधिकारी होंगे उनका होगा, विद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये अध्याय ये जो 3 है उसकी जो धारा 9 है, इसी अध्याय 3 में अध्याय 3 में जो 9 है, ये धारा 9 है, उसके अंदर जो स्थानीय अधिकारी है उन स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों में ये एकेडमिक जो स्थानीय अधिकारी है, इन स्थानीय अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के अंदर ये एकेडमिक जो कैलेंडर है उसका जो निर्धारण है वो करने का कार्य किनका है? स्थानीय अधिकारियों का है। और इस प्रकार से ये 28 प्रश्न संख्या 28 और अब पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 29 पर। आरटी अधिनियम 2009 किन आयु समूह के बच्चों के लिए है? 5 से 12 वर्ष के बच्चे, 12 से 18 वर्ष, या फिर 7 से 5 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष। तो अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। और इस प्रकार से आज ये लगभग 15-20 सवाल आरटी अधिनियम के और करवाए हैं, और अभी भी आरटी अधिनियम के लगभग 3-4 वीडियो और बन सकते हैं। अध्याय 4 का, 5 का, 6 का, और अध्याय 7 में तो सिर्फ एक, अध्याय 7 में भी 4 धाराएं हैं। तो इसमें इस प्रकार से ये तो हम ज़्यादा लगभग आधा घंटे से बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आगे भी ऐसा निरंतर प्रयास जारी रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।